हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारा जो है एग्ज़ाम आरओ का आप सब जानते होंगे, आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो 11 फरवरी को है। अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम में, तो अपने इस एग्ज़ाम की धार को और तेज़ करते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ विगत वर्षों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसको हम यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है, उनको रिवाइज़ करना है। वो बहुत ही आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लगभग सारे एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब आप इनको देखेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी कि किस किस एरिया से प्रश्नों को ज़्यादा उठाया जा रहा है हमारी परीक्षा में। तो इस हिसाब से हम अपने इस कड़ी को शुरू कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे जो है वीडियोस हैं आरओ एग्ज़ाम से संबंधित, पीसीएस से संबंधित, जिसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आइए इसी बात पर शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। जैसे स्क्रीन पे है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी शेरशाह। ठीक है, आपको ये बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाई थी। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। और आपका उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे वो। आपका ऑप्शन है, ए फारसी, बी अफगान, सी चगताई तुर्क, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए फारसी, बी अफगान, चगताई तुर्क, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर है ऑप्शन सी। सी क्या है, चुगताई तुर्क। आइए इसको थोड़ा सा हम विस्तार में देख लेते हैं। मुगल शब्द लैटिन शब्द मोंग से मिलाकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। मुगल का मतलब होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आप जानते होंगे कि 1526 में किस चीज़ की लड़ाई हुई थी, उसको लेकर के आपको जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना है कि 1526 में किसके और किसके बीच में लड़ाई हुई थी और वो वहाँ पे क्या हुआ था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चुगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। पिता की तरफ से चुगताई तुर्क और माता की तरफ से मंगोल वंश। यह है आपका उत्तर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, पहला जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, दूसरा मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, तीसरा मनसबदारों के 3 वर्ग थे, और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। और आपको इसका उत्तर बताना है। उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन है ए 1 2 3 एवं 4, ऑप्शन बी 1 2 एवं 3, ऑप्शन 3 1 एवं 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में हम देखते हैं। मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद। मनसब का अर्थ होता है पद। इसके 2 भाग थे, जात एवं सवार। ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इससे किसी ना किसी तरीके से घुमा करके क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम में।
और ये मुगल शासकों पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। क्या था? मनसब को दो भागों में बांटा जाता था। मनसब को, इसको हम दो भागों में बांटते थे। पहला क्या होता था आपका? जात, दूसरा होता था सवार। ठीक। और जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद, जो सेना में किसी को व्यक्तिगत पद दिया जाता था उसको हम जात कहते थे। और आपका जो सवार होते थे, वो जो सामान्य घुड़सवार होते थे सैनिकों में, उनको हम सवार कहते थे। और मनसबदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। तो आप इस प्रश्न को एक बारी और अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम भी है आपके पास। अगर आप पहले से थोड़ा भी प्रिपरेशन में हैं और जो है चीज़ों को थोड़ा धार देना चाहते हैं और इस 20-25 दिन को आप बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके हाथ से कहीं नहीं गया हुआ है। ठीक है। और आप जैसे ये सारे प्रश्नों को देख रहे हैं, हम यहाँ पे करवा रहे हैं और हम ये कंटिन्यूअस बेसिस पे करवाते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको एक बारी हमारे साथ आपने देख लिया, दोबारा आपने इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देख ली, तीसरी बारी इसने आपको डबल स्पीड पे आपने देख लिया, आपको चीज़ें समझ में भी आ गई और आपका रिवाइज भी हो गया और आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम में, यही एग्जाम नहीं आगे के भी एग्जामों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ये, क्योंकि ये हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये कहीं भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए इसी बात पे हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? प्रश्न क्या है? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? आपके विकल्प हैं, विकल्प है ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि, डी निकक्षु। ठीक है। हाँ, जब मैं आपको ऑप्शन बोलती हूँ तो आप उत्तर पे ना जा करके आप एक बारी खुद से थोड़ा सा कोशिश किया करिए, क्योंकि आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कोशिश किया करिए कि आप पहले इंस्टेंटली उसका थोड़ा सा एक बारी जवाब देने की कोशिश किया करिए। अदरवाइज उत्तर तो हम आपको बता ही रहे हैं और आप ना भी जवाब दे पाएँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी ख़राब है। आप किसी प्रश्न में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, किसी फील्ड में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आप किसी फील्ड में कमज़ोर हो सकते हैं, मैं किसी फील्ड में ज़्यादा अच्छी हो सकती हूँ, किसी फील्ड में बहुत ही बुरी हो सकती हूँ। तो इसलिए हमें इस चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा है। इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे तभी हमें वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि अभ्यास ही हमारा मंत्र है। चलिए, तो हमने देखा इसके ऑप्शन है ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि, डी निकक्षु। और आपका जो है उत्तर क्या है? बी उदयन। इनके शासनकाल में बौद्ध कौशाम्बी गए थे। ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ठीक। किस मुगल शासक ने जो बलबन द्वारा सिजदा प्रथा स्टार्ट की गई थी उसको समाप्त किया था? सिजदा प्रथा क्या था? सिजदा प्रथा आपने देखा, जो गाना भी आपने सुना होगा कि जो है सिजदे की ये है लाखों, ऐसा कुछ करके गाना भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा लेट करके किसी को जो है, मतलब एकदम से लेट करके चारों हाथ पैर ऐसे फैला करके उसको जो है वहाँ पे सम्मान प्रकट करना है। तो ये प्रथा बलबन ने शुरुआत करी थी इस प्रथा की। तो आपके इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए अकबर। खत्म किसने किया था? ये है ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। और आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है सी शाहजहां। ठीक है। अब इसको थोड़ा इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है। 1336 से 37 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को प्रारंभ किया था। उसके स्थान पर क्या उन्होंने स्टार्ट किया था? चहार तस्लीम की प्रथा को। पगड़ी में सम्राट के चित्र लगाने की मनाही कर दी। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को अपनी पगड़ी में जो है, जो सम्राट होता था उसका चित्र लगाना उसके लिए ज़रूरी था। उस चीज़ को भी जो है शाहजहां ने ख़त्म कर दिया और इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया। आप जानते होंगे दीन-ए इलाही जो है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। तो वहीं से ये इलाही संवत को स्टार्ट करके इन लोगों ने बाद में शाहजहां ने इस
सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, होता है कभी, हर किसी से गलतियां होती हैं। ठीक है, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया। जो इलाही उन्होंने स्टार्ट किया था उसकी जगह पे हिजरी संवत लागू कर दिया गया था। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जिससे हम ढेर सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर कर सकें जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगला प्रश्न है हमारा, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? अब मैं सोच रही हूँ मैं प्रश्नों को 2 बारी दोहरा दूंगी, जिससे ये आपके दिमाग में थोड़ी सी चीजें बैठे यहाँ से। और इसके ऑप्शंस हैं ए पुष्कतावती, बी तक्षशिला, सी ये थोड़ा सा ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है इसको मुझे बता दीजिएगा। ये थोड़ी एडिटिंग की प्रॉब्लम है, सॉरी हमारी तरफ से। तो आप लोग इसको बताइएगा कि इसका जो है सही सही कैसे लिखते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में जो है पिन करिए हमारे, ठीक है। ए पुष्कतावती, बी तक्षशिला, सी साकल, डी मथुरा। तो आपका उत्तर क्या है? बी तक्षशिला। ठीक, और इसका हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। शुंग शासक भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के, ये देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, वो एडिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तक्षशिला के यवन नरेश एंटीपॉल कीट्स का राजदूत हेलियोजेरस आया था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। क्या ग्रहण कर लिया था? भागवत धर्म। विदिशा, जिसको हम बेसनगर के नाम से भी जानते हैं, में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी और कहाँ पे की थी? वो है विदिशा नगर में। किसके द्वारा किया गया था? राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप एक बार और रिवाइज करते रहिए। हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? मैं दोहराती हूं फिर से, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी शाक्त धर्म। और आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है बी। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल, जो कि 9वीं शताब्दी में था, में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ था। ठीक, तो आप इसी बात पे बताइए कि जैन धर्म के जो 23वें, 22वें, 21वें और 20वें इनके जो है जो तीर्थंकर थे उनके बारे में बताइए। ठीक है, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन करते रहिए। तो इसी बात में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन है आपका ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। और उत्तर क्या है आपका? सी 9। देखिए, जो हमारा भागवत संप्रदाय है उसमें हम जो है 9 तरीके की भक्ति को मानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति। जैसे इसमें 9 तरीके से ईश्वर की सेवा करने की जो है बात कही गई है, तो उसी को हम नवधा भक्ति कहते हैं। जैसे कि स्मरण, चरण सेवन, और जो है दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम और अर्चनम, वंदनम, ऐसे करके ये सारे की सारी जो है 9 हैं। आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको काम आती रहेंगी ये, जिनको हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शक विजेता किसे जाना जाता है? प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। ठीक, आपके ऑप्शन है और आपका उत्तर क्या है? उत्तर है आपका सी। सी क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका पूरा नाम क्या है? जिनको हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, इनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसके डिटेल देखते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। शक विजय के उपलक्ष्य में ही उसने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया था और उसे
उन्होंने इसके उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि धारण की थी। शकारी का मतलब होता है शकों को विजित करने वाला, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की थी और इन्होंने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये हमें ध्यान देने की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीता चौधरी, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी बीना दास। उस टाइम पे इन्होंने अपनी डिग्री की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए वहाँ पे सीधे जाकर के, जब दीक्षांत समारोह हो रहा था वहाँ पे वो बैठी हुई थी और वहाँ से सीधे उन्होंने जो है गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और बाद में इनको पकड़ा गया, फिर इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो आप इनको बताएंगे कि ये कहाँ की थी, आपको ये बताना है कि ये कहाँ की थी। ठीक, आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इतना करेज होना किसी में जो है नॉर्मल बात नहीं है, सब में इतनी जो है करेज नहीं आ पाती है कि सामने बैठे हुए इंसान को सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दे। इतना करेज लाना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, तो इस चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शंस हैं आपके, ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी मंगल पांडे। ठीक, और इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अरे यार, आई एम सो सॉरी बच्चों, गलतियां हर किसी से होती, मेरे से 2 बारी हो गई गलती, कोई बात नहीं है, मैं इसको आगे से सुधारने की कोशिश करूंगी, आप लोग भी अपनी गलतियों को सुधारिए। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? उत्तर है बी तात्या टोपे। ठीक, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने बिना स्वार्थ के वीरतापूर्वक 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, तो हमें इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को बहुत ही बारीक तरीके से देखना है और उनके सारे ऑप्शंस, तो हमें आप लोग इसी के साथ में क्या कर लीजिए कि इसको देखते हुए जो इसके और भी ऑप्शंस है इसको भी एक बारी आप जाकर के कहीं से गूगल कर लीजिए या कहीं पे लिखा हो तो उसको एक बारी देख लीजिए, तो इससे आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती मिलती रहेगी। ठीक, तात्या टोपे का नाम था क्या? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए आगे हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 में सूरत में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और वहां पे जो है अध्यक्ष कौन थे, ये है हमारा प्रश्न। ऑप्शन है आपका, ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी आरबी घोष। ठीक, और आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर है डी आरबी घोष। ठीक, इसको थोड़ा हम डिटेल इसकी देखते हैं। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन, ये 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का, कहां पे हुआ था? सूरत में। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष, इनका पूरा नाम क्या है? रास बिहारी घोष। ठीक, आरबी घोष ने किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उग्रवाद एवं उदारवाद में हो गया था। हाँ, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1907 में ही जो है एक उग्रवादी संगठन बन गया था, हमारे कांग्रेस में ही विभाजन हो गया था, और एक जो है उदारवादी, जिसको नरम दल गरम दल के नाम से हम जानते थे। जो गरम दल में जिनमें लाल बाल पाल जो है आते थे, जिन आपको जो है इन तीनों नाम की फुल फॉर्म बतानी है लाल बाल पाल की, जो कि हमारे गरम दल के नेता थे। और इसी के साथ में आपको जो है कुछ जो महत्वपूर्ण नरम दल के नेता थे उनके बारे में भी बताना है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी आप देख करके हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। पहला, ए लाला
लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया। सी, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। डी, सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक, आपका उत्तर क्या है? बी, दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक, इसके आगे हम बढ़ के अगला प्रश्न देखते हैं, इनको रिवाइज करते रहिए प्लीज। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही है, सही नहीं है? देखिए ऐसे ही होती हैं गलतियां, जैसे मैंने अभी अभी गलती करी है। ठीक है, आपको भी ये गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में। कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बारी देखना है, उसके बाद ही हमें आगे के ऑप्शन पे, क्योंकि इससे में ना पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो नहीं है, इस पे ध्यान देना है हमें। ए, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन है बी, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी, वे सदैव डायरी रखते थे। ठीक, तो आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है, तो आपका उत्तर क्या है? उत्तर है आपका डी, मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी अपने पास डायरी नहीं रखते थे। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि डायरी रखते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको ये सारी ऑप्शंस याद कर लेने चाहिए कि वे जो है क्या थे? दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक, अगला भी ऑप्शन सही है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगर आपको जो है कभी आगे के क्वेश्चन में आए कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था कि नहीं लिया था, तो ये क्या है ऑप्शन आपका? उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न है अगर प्रीवियस ईयर का, उसका ज़्यादा बेटर तरीका क्या है एनालिसिस का? आपने उसका उत्तर देखा तो देखा ही, साथ में उसमें जो ऑप्शंस आए हैं आपने उसको भी एक बारी देख लिया, उसमें नज़र दौड़ा ली कि ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं, तो उनसे भी जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं हमारे एग्जाम में। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको ये थोड़ी सी डिटेल बताई। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए यहाँ से अब हम बहुत अगर अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे ना, तो हमें एक ही बार में एक ही क्वेश्चन से कई आंसर्स मिल जाएंगे और कई चीज़ों का हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1929 में हमें पहली चीज़ क्वेश्चन से ही क्या मिल रही है कि 1929 में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर का। ठीक है, और इसमें फिर क्या पूछा गया? अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपका ऑप्शन है ए, मोतीलाल नेहरू ने, बी, CR दास ने, सी, जवाहरलाल नेहरू ने, डी, SC बोस ने। ठीक, और आपका उत्तर क्या है? उत्तर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी हमारे यहाँ पे। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। ठीक, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य, देखिए मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया? सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक, प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है ए, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1946, ऑप्शन डी, सॉरी इसमें थोड़े ऑप्शन की मिस्टेक हो गई है तो मुझे स्पेल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आई एम सो सॉरी, देख लेते हैं नॉर्मली। ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है आपका 17 अगस्त 1946, ऑप्शन डी है आपका 16 अगस्त 1946,
और ऑप्शन ऑप्शन डी है आपका 18 अगस्त 1946। ठीक है, और यहाँ पे आपका उत्तर क्या है? एक सेकंड रुकना 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 रुकना। हाँ, चलो, तो हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जो है निर्धारित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1946 और आपका ऑप्शन डी है 18 अगस्त 1946। इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, जो कि मैंने आपको एक सीक्वेंस में ही बोला हुआ है अभी, तो आप उसी सीक्वेंस में देखिएगा, बाकी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा लीग की प्रस्तावित पाकिस्तान की मांग ठुकरा दिए जाने के बाद अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया। ठीक, लीग ने बाद में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया, जबकि नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन को मंजूरी दे दी। इस पर निराश मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। ठीक है, अब वहाँ पे जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो कैबिनेट मिशन ने जो है, मुस्लिम लीग लगातार जो है अपने पाकिस्तान को अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने उनके सीधी सीधी मांग को नकार दिया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उन्होंने जो है 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन हुए और फिर जो है एक अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। अंतरिम सरकार क्या होती है कि जब अभी प्रॉपर इलेक्शन और चुनाव और सारे कानून के तहत जो है जो सरकार बनेगी, उसके पहले की जो सरकार होती है, जो टेम्पररी कार्यवाही को जो है चलाने के लिए बनाई जाती है, तो उसको ही हम अंतरिम बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो है गुस्से में आकर के 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है कि इसके लिए उन्होंने, लोग दंगे तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? प्रश्न है आपका, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ठीक, उनके ऊपर केस चल रहा था, आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, और इनमें जो है वकालत किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी MA जिन्ना, डी सर TB सप्रू। और आपका उत्तर क्या है? उत्तर है आपका डी सर TB सप्रू। ठीक है, इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है? ठीक है, प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है? आपका ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी भगत सिंह, डी लाला हरदयाल। ठीक, यहाँ पे हम एक नुक्ता देना चाहेंगे। यहाँ पे ये है नुक्ता हमारा, ये है नुक्ता। ठीक है, हमारे जो है इसी बात में मैं आपको एक जो है एडिशनल नॉलेज बताना चाहूँगी इसी प्रीवियस ईयर के साथ में, कि हमारे जो है जो हिंदी है हमारी, उसमें 5 फारसी शब्द लिए गए हैं, जिनमें से इनको हम नुक्ता लगाते हैं जब किसी चीज़ के नीचे, तो उनको हम उन 5 के 5 शब्दों को जो है फारसी शब्द में काउंट करते हैं। जैसे क हो गया, ज, क, ख, ग। ठीक, ये 3 शब्द हो गए, और ज और फ। ठीक, ये हो गए हमारे टोटल क, ख, ग, ज और फ। ये 5 के 5 जो है हमारे फारसी शब्द हैं। ठीक है, जो कि हमारे हिंदी में बहुतायत तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ही इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं बोलेंगे हम, इसको जिंदाबाद बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है? आपके ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी भगत सिंह, डी लाला हरदयाल। और आपका उत्तर क्या है? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि जहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हमें जो है हमेशा ही लगता है कि नहीं भगत सिंह ने दिया होगा, या कुछ लोगों को लगेगा कि जो है
और चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया होगा या राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया होगा। तो हमें इन सारे ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका उत्तर क्या है? सी। वैसे तो है इसका जो है उत्तर सी, लेकिन इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले इकबाल ने किया, किंतु इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ठीक है, इंकलाब जो शब्द था उसको मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, लेकिन जो ये नारा दिया गया था ये हमारे भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ए, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से, बी, आयरलैंड के संविधान से, सी, कनाडा के संविधान से, और डी है आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक, तो आपका उत्तर है उत्तर डी, अमेरिका के संविधान से। दुनिया में सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के ही संविधान ने जो है अपने नागरिकों को प्रदान की, और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली डेमोक्रेसी भी अमेरिका की डेमोक्रेसी है। और देखिए, इसी के साथ में हम कुछ एक दो एडिशनल नॉलेज देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं इसकी जो है व्याख्या को। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब एडिशनल नॉलेज में हम क्या देखते हैं, जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान उसको हम बोलते हैं। ठीक, भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के भी संविधान को हम लिखित संविधान बोलते हैं। जो हमारे भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान का मतलब, अलिखित संविधान में हमने जैसे ये बोल दिया ब्रिटेन के संविधान को, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वहाँ पे हर एक चीज़ें जो है कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही लोग जबानी बोलते हैं कि हाँ ये हमारा संविधान है। तो हमें इस चीज़ को लेकर कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि ऐसे याद कैसे रहती है इतनी चीज़ें। हमारे यहाँ तो 395 अनुच्छेद दे दिए गए थे, उतना तो किसी को जो है ऐसे याद करना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे बिना किसी जो है रिटन संविधान के भी लोगों को कैसे याद होती होंगी। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है, लिखित वहाँ पे भी है, लेकिन वो क्या है कि वहाँ पे कोई एक संविधान सभा नहीं बनाई गई थी कि एक हाँ इस दिन पे जो है संविधान सभा बनी और वो जो है उस जो है संविधान को तैयार करेगी। वहाँ पे क्या है, परंपराएं जो चली आ रही हैं पहले से, वहाँ पे कुछ कानून बने हैं, फिर उनमें परिवर्तन हुआ है, फिर उनको उन्होंने जो है अडॉप्ट किया है, फिर आगे में कुछ परिवर्तन हुए, फिर उनको अडॉप्ट किया है, फिर ऐसे ऐसे करके जो उनका जो है संविधान इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको इसी के साथ में बताना है कि बाकी जैसे हमने ये बता दिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। ठीक है, ए, ब्रिटेन के संविधान से फिर हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, संसदीय प्रणाली को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व हमारे कहां से लिए गए हैं, और आपको बताना है कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है, यहाँ से हमने अपनी जो हमारी जुडिशियल रिव्यू, जो हमारी सरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, जो हमारी जो है पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, तो वो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि ये कानून जो है हमारे संविधान से संगत है कि नहीं संगत है, उस हिसाब से उस जो है कानून को वो मान्यता देती है या फिर नहीं देती है। तो इसके हिसाब से जुडिशियल रिव्यू होता है। तो उसकी भी जो है प्रथा को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे डी था। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इन सारे ऑप्शंस में जहाँ जहाँ से जो कुछ भी लिया गया है उन सारी चीज़ों को आपको एक बार जा करके रिवाइज करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? आपको बताना है कि 73वें संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान का, उसमें इनमें से क्या सम्मिलित है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा नगर पंचायत। इनमें से क्या क्या सम्मिलित है आपके 73वें संविधान में? ठीक, और आपके कूट दिए गए हैं। कूट आपका ए है 1 एवं 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 3 और 4, डी है आपका सभी चारों। ठीक है, तो आपका जो है उत्तर क्या है? ऑप्शन बी
1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। 1973 में जो संशोधन किया गया था वहां पे जो है इनको जो है, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो स्थानीय सरकार थी, उसकी जो है स्थापना की गई थी, जो गांव के स्तर पे की गई थी। गांव में क्या था, उनको फिर 3 स्तरों में विभाजित कर दिया गया था। ग्राम के स्तर पर और एक बीच का लेवल बनाया गया और एक अपर लेवल बनाया गया। जैसे एक जिला हो गया था और जिला और ग्राम के बीच में एक पंचायत का क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, तो 3 स्तरों पर हमने जो 1973 में अपने जो स्थानीय शासन था उसको विभाजित किया था। और आपको बताना है कि 74वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें थी, उसको जाकर के आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके हम थोड़ा जो है डिटेल को देख लेते हैं। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों 243 से 243 तक और संविधान में 11वीं अनुच्छेद जोड़कर पंचायत के गठन के पंचायत के सदस्यों के चुनाव सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सॉरी ये अनुच्छेद नहीं होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया, तो ये 11वीं अनुसूची होगी यहाँ पे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, उसके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पास कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक, चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, और नीचे कूट दिए गए हैं। कूट क्या है आपका, पहला 1 तथा 2, दूसरा 1, 2 तथा 3, तीसरा 1, 3 तथा 4, चौथा सभी चारों। और आपका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी चारों। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या, वो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ठीक है, अब राष्ट्रपति है और उसको उपराष्ट्रपति कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति से वो जस्ट नीचे आता है। ठीक, तो ये द्वितीय उच्चतम पदधारी है और राष्ट्रपति सबसे पहला जो है हमारा नागरिक होता है भारत का। दूसरा, उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य नहीं है। पद के संबंध में जो उनका खुद का पद हो उसमें कोई ऐसा उल्लेख किया गया हो कि इनका ऐसा ही कार्य होगा, तो ये कोई चीजें ऐसे ज्यादा उल्लिखित नहीं है हमारे उस संविधान में। और आपको बताना है कि ये उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में कौन से देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ अभी इसका आंसर। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। ऐसा करता है वो जब राष्ट्रपति हमारा नहीं होता है देश में, वो विदेश यात्रा पे गया हो या कहीं पे और बाहर गया हो या कुछ स्वास्थ्य उसका गड़बड़ हो या वो थोड़ा बीमार हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो उनकी जगह पे जो है हमारा उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और वो कार्य कैसा कर, जब वो हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा तो उसको जो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो एक राष्ट्रपति के जैसी ही उपलब्ध होंगी। ये नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति से जो है राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उसको जो सारी वेतन सुविधाएं और सारी चीज़ें हैं वो उपराष्ट्रपति की मिलेंगी, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर राष्ट्रपति जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो ये दिमाग में रखने की बात है। और तीसरा जो ऑप्शन था आपका यही पद त्याग, उन्होंने अचानक से जो है इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति ने, अपदस्थ कर दिया गया, महाभियोग वगैरह जैसे लगाया जाता है, अभी तक तो लगाया नहीं मतलब लागू नहीं हुआ है किसी के ऊपर, और मृत्यु के चलते। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 के चारों ऑप्शन जो है सही है इसके संबंध में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है
मद्य निषेध, ऑप्शन बी है गौ संरक्षण, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, और आपका प्रश्न क्या था, कौन एक राजनीति निदेशक तत्व नहीं है, और आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, अभी आपका उत्तर ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि ये जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क, आपने जो है अब हमारा जो है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको देखा होगा, तो उसमें जो है 11वां जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ऊपर से जो है इसको हम फंडामेंटल राइट में लेकर के आते हैं। वो क्या है, राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और ये किस में आता है हमारे, ये किस आर्टिकल में आता है हमारे, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस आर्टिकल में आता है शिक्षा का अधिकार? ये आता है आपके आर्टिकल 21A में। ठीक, ये आपका आता है 21A में। आपको ये बताना है कि फिर 21 में कौन सा हमारा जो है मूलभूत अधिकार आता है। ठीक, इसी के साथ में बाकी ये आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि प्रश्नों में आपको याद करना है कि ये नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं, मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीजें हमारे जो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं। देखिए थोड़ी सी मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज दे दूं यहाँ पे कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वो बनाए गए थे जब हमारा जो है संविधान लागू हो रहा था, तो उस टाइम पे हमारे देश की हालत ऐसी थी नहीं कि हम जो है हर किसी को जो है उस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। हमारी जो वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो हम चाहते थे कि हम अपने जो है देश के लोगों को ये चीज़ें जो है उपलब्ध करवाएंगे, और उस टाइम पे हम जो है उतने योग्य नहीं थे कि हम उपलब्ध करवा सके, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमने लेकर के कहाँ रख दिया था, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रख दिया था कि जब हमारे पास जो है धीरे धीरे साधन और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हम धीरे धीरे करके जो है इसको लागू करेंगे। और यही नीति निर्देशक तत्व से ही निकाल करके पहले हमारा जो शिक्षा का अधिकार था वो पहले जो है इस नीति निर्देशक तत्व का पार्ट था। बाद में यहीं से निकाल करके जब हमें ये लगा कि नहीं अब हम जो है अपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं, तो उसके तौर पर हमने उठा करके उसको आर्टिकल 21A में रख दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया उसको। ठीक है, तो और भी आगे हम जो है हमने यही चीज़ें सोची है कि आगे हम धीरे धीरे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी, हम यहाँ से चीज़ों को निकाल करके अपने उसको फंडामेंटल राइट या उसको वैधानिक अधिकार बनाते चले जाएंगे। ठीक, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। और हाँ, जो नीति निर्देशक तत्व है ये जैसे हमारे फंडामेंटल राइट, आपको क्वेश्चन आएगा जैसे एग्जाम में आ सकता है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मतलब मूलभूत अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें जो है मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस यही आता है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं अगर उनका कहीं पे उल्लंघन हो जाता है तो हम उसको जो है लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, तो इसका एक ये सबसे ज़्यादा, बाकी इसके दो और जो है डिफरेंस है मूलभूत अधिकार नीति निर्देशक तत्व को, जो कि आपको जो है रिवाइज करके आना है। ठीक है, और वो बताना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। प्रश्न है इनमें से किन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फॉर्मूला, सी कैबिनेट मिशन, डी वेवेल योजना। ठीक, और आपका उत्तर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। ठीक, अभी इसके पहले जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के फायदे होते हैं कि जैसे अभी हमने ऑप्शन इसके पहले देखा था कि जहां पर कैबिनेट मिशन के बारे में हमने देखा था कि वहां पर कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान को बनाने की मांग को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो यहाँ से इस चीज़ को हम और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसको थोड़ा विस्तार में हम देख लेते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध 1945 की समाप्ति के पश्चात मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक एंड लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। कितने लोग आए थे कैबिनेट मिशन के लिए? 3 लोग आए थे, ठीक है। वो कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक और जो है एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग प्रमुख थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और वहाँ पे ब्रिटेन में जो है इलेक्शंस होने वाले थे 1944-45 के आसपास, तो वहाँ पे जो अगली सरकार थी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम जो है इंडिया को डीकोलोनाइज कर देंगे, ठीक है। डीकोलोनाइज मतलब जो हमने उसको अपना साम्राज्य बना रखा है वहाँ से हम अपनी जो है सारी चीज़ों को हटा लेंगे और उसको हम स्वतंत्र कर देंगे। इसी के मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड ऑप्शन डी आपका भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। ठीक, क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, और आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक, अब इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, ठीक, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मिलन अनिवार्य किंतु देशी रियासतों का सम्मिलन उनके नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। ठीक, जो हमारे संघीय शासन था ये 1935 के हमारे अधिनियम से आया था। जो हमारा संविधान है, आपको ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, जो हमारा संविधान है उसमें जो चीज़ें ली गई हैं वो अलग अलग देशों से ली गई हैं। ये तो आप जानते होंगे कि अमेरिका से कुछ लिया गया, कुछ कनाडा से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमने अडॉप्ट की हैं वो कहाँ से की हैं? वो है कहाँ से? आपका खुद का भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 से। ठीक है, लगभग अगर 395 अनुच्छेद थे तो लगभग हमने 190 या 190, 196 या 200 के आसपास जो हमारे अनुच्छेद है वो टोटल कहाँ से हैं? वो हमारे भारत सरकार अधिनियम से हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो ये है आपका ऑप्शन ये। ठीक, आपको जैसे ये ऑप्शन है मैंने आपको पहले बताया कि 1909, अब इनमें से आपको बताना है कि एक को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं और एक को एक दूसरे का भी नाम बताना है। आपको ये भी कमेंट करना है कि इन दोनों में से किसको हम क्या क्या बोलते हैं। आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है जा करके, जिससे आपकी एग्ज़ाम की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपके एग्ज़ाम का जो है वो डर कम होगा। आपको लगातार ये चीज़ों को करते रहना है, इसमें बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वैसे भी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और इसी को हम धार देने के लिए यहाँ पे हम खुद भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, जिससे हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। ठीक, और हो सके इस चीज़ को हम आगे चलाते भी रहेंगे। हो सके तो हमारे चैनल को कम से कम लाइक तो कर दीजिए, हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपसे हो सके। तो इसी कड़ी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, उसका वर्ष क्या था? प्रश्न है, भारत के संसद में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम पारित किया गया था वो किस वर्ष में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1947, 1974, सॉरी, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी
1979, ऑप्शन डी 1980। ठीक, आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 1976। आपको ये बताना है कि 1976 में जब बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था तो उस टाइम पे किसकी सरकार थी हमारे यहाँ पे? ठीक है, 1976 में। जैसा आप लोग जानते होंगे, अगर देखा होगा आपने, तो 1975 में क्या लगा था हमारे यहाँ पे? आपातकाल लगा था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि 1976 में कौन सी सरकार थी यहाँ पे जिन्होंने। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या है? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? प्रश्न है आपका, मैं दोहरा देती हूँ। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। ठीक, और आपका उत्तर है अनुच्छेद 47, जो सबके लिए, मतलब सबको रोजगार मिल सके। जैसे मैंने आपको पहले भी डीपीएसपी में बताया, जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो है सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं, तो उनको वहाँ से निकाल करके फिर इसको जो है लागू करने के लिए ये अनुच्छेद को हमने लाया था कि लोगों को रोजगार मिल सके। ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं आपके यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये किससे संबंधित है आपके? ये सारे के सारे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। डीपीएसपी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, प्रश्न है आपका, बताना है आपको कि जो गणतंत्रीय अवधारणा है हमारी, उनमें से कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो शामिल नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ठीक, ऑप्शन बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, मतलब सारी की सारी शक्ति किसी एक इंसान में निहित हो। ऑप्शन डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक, ये रहे आपके सारे ऑप्शन, एक बार देख लीजिए। और इसका उत्तर क्या है? उत्तर है हमारा सी, गणतंत्रीय अवधारणा में सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित नहीं होती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ का जो हेड होता है, जैसे वहाँ जो महारानी होती हैं या राजा होता है, तो वो क्या है, वो वंशानुगत आधार पे तय होता है। हमारे यहाँ जो हमारा राष्ट्रपति है उसका जो है चुनाव किया जाता है, इसीलिए हम अपने आप को गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि आपके जो राष्ट्र का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसका चुनाव होता है, ना कि वो जो है आनुवंशिक आधार पर चुना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, और ऑप्शन डी है आपका जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। धन जो है विधेयक के संबंध में, पहला क्या था, कर से संबंधित उपबंध, दूसरा उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, तीसरा संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, चौथा था जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। और आपका उत्तर क्या है? उत्तर है आपका डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। क्योंकि ये धन विधेयक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे
धन की चीज़ों से संबंधित चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित होंगी। जुर्माना या अर्थदंड ये अलग कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ आप इसी के साथ में जो हमारा धन विधेयक है उसको थोड़ा रिवाइज करिए और ये बताइए कि वो हमारे जो है किस अनुच्छेद में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है? संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है मतलब संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है ए अध्यक्ष लोकसभा, बी उपाध्यक्ष लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है महासचिव लोकसभा, चौथा है अध्यक्ष राज्यसभा। ठीक, और इसके कूट क्या दिए गए हैं? ए 1 एवं 2, बी 1, 2 एवं 3, सी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन डी है सभी चारों। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या है? ऑप्शन डी सभी चारों। देखिए, संसद के अधिकारियों में संसद के अधिकारी अध्यक्ष लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो उसको जो है प्रिसाइड करता है। दूसरा ऑप्शन हो गया उपाध्यक्ष लोकसभा, वो भी आएगा, संसद का अधिकारी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। महासचिव लोकसभा, जो लोकसभा में महासचिव होते हैं वो भी आते हैं। अध्यक्ष राज्यसभा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, क्योंकि संसद में हमारी राज्यसभा, लोकसभा और हमारा राष्ट्रपति आता है। संसद में क्या आता है हमारा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं संसद में हमारे। ठीक, जिसको हम संसद में सम्मिलित कहते हैं कि कौन कौन सम्मिलित है, और ये संसद के अधिकारियों की बात हो रही है। ठीक है, हम इन तीनों को क्यों मानते हैं इसमें? क्योंकि एक कोई भी विधेयक आया हमारे जो लोकसभा में गया, वहां से पास हो गया तो वो फिर राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में पास हुआ तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा उसके सिग्नेचर के लिए। उसके बाद ही कोई विधेयक हमारा जो है कानून बन पाता है। तो इसीलिए संसद में हम शामिल करते हैं अपने लोकसभा, राज्यसभा और अपने राष्ट्रपति को। ठीक, क्योंकि उनके बिना अप्रूवल के जो है कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाता है। ठीक, तो ये है हमारा अगला प्रश्न। मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी और आपको बताना भी चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, या सिर्फ वो एग्ज़ाम की ही क्यों ना हो, या किसी और भी फील्ड की तैयारी क्यों ना हो, आप कहीं पे भी हो, कहीं पे आप जो है किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी खेल में हो आप, या आप कहीं पे भी हो, अगर जब तक आपका वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, आपके अंदर कितना भी मोटिवेशन हो, वो काम ज़्यादा टाइम तक नहीं आएगा। आज आपके पास मोटिवेशन आया, आप 2 दिन के लिए भाग करके उस चीज़ को कंटिन्यूअसली करने की आपने कोशिश करी, कुछ ही टाइम बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया और वो चीज़ें आपके लिए फिर जो है ख़त्म हो गई। इसीलिए आप जानते होंगे जो रोनाल्डो है, फुटबॉल प्लेयर है, सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, इवन वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है आज के टाइम पे। वो बंदा खुद कहता है कि जो आपका टैलेंट है वो आपके हार्ड वर्क के बिना कोई काम नहीं करता, वो वेस्ट है आपका। अगर मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ है, लेकिन वो कल को अगर लैब में जाता ही नहीं है, वहाँ पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है, तो उसका वो टैलेंट किस काम आने वाला है? ठीक है, वहीं पे एक एवरेज माइंड का आदमी है जिसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और वो डेली बेसिस पे जाता है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, चीज़ों को करता है, तो वो आज नहीं तो कल जो है कोई ना कोई नया आविष्कार कर ही देगा। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, ठीक है, वो जो है बंदा 1000 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था एक बल्ब को बनाने में। ठीक है, जब उनसे ये बात पूछी गई कि आप बताइए कि आपने पूरे के पूरे 1000 जो है टाइम आपका पूरा वेस्ट गया, आपका जो एक्सपेरिमेंट था, तो उस बंदे ने क्या बोला? उसने बोला कि नहीं, ये मेरा वेस्ट नहीं था, ये जो 1000 बारी मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से 999 बारी मुझे ये पता चला कि ये मेथड काम नहीं करने वाले। ठीक है, ये मेथड काम करेगा और ये सारे मेथड काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहिए, हार्ड वर्क करिए और ये चीज़ें आप ज़रूर क्रैक करेंगे। ठीक है, 20 से 25 दिन आपके पास है और 20 से 25 दिन बहुत होते हैं और यहाँ पर कंटिन्यूसली हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिससे आप कल को अपने से ये एक सवाल पूछ सकें कि क्या आपने 100% दिया था। ठीक है, अगर आज आपने 100% नहीं दिया मान लीजिए और आपका नहीं हुआ, कल को आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम का रिग्रेट रहेगा कि काश
काश मैंने उस टाइम पे अपना 100% दे दिया होता और मेरा आज के टाइम पे मैं एक जो है गवर्नमेंट जॉब में होता, या गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, आप किसी भी चीज़ में कोई भी प्रयास कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने उसमें 100% दिया, तो इसी बात से आप 100% दीजिए। और आज के टाइम पे आपका इतना जो है जो टाइम बचा हुआ है, ये आपको 100% देने के लिए बहुत टाइम है, ये कम टाइम नहीं है। जिन लोगों को लग रहा होगा, डिमोटिवेशन आ रहा होगा कि नहीं अब तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी आपके पास 20-25 दिन है और मानिए उसको जी जान लगा करके दीजिए। देखिए लोग करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, ठीक है। तो हमें जो है इस चीज़ को लेकर के कि हमारा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेगा, और करता आया भी है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको क्या करना है, आपको भी ईमानदारी के साथ अपना 100% इस चीज़ में देना है, जिससे कल को आप गर्व के साथ ये फील कर सकोगे कि नहीं, अगर नहीं भी हुआ, इन केस हमें हर चीज़ के लिए लाइफ में तैयार होना पड़ता है। कोई नहीं जानता था कि 2019 में अचानक से कोविड आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग थे, उन्होंने लाइफ की न जाने कितनी कितनी प्लानिंग्स कर रखी थी। 2019-20 में अचानक से इतने लोगों की डेथ हुई जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ लाइफ में हो सकता है। तो हमें बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और वर्स्ट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिससे हमारी चीज़ें बेस्ट भी हों, और अगर इन केस वो चीज़ें नहीं भी होती हैं तो हम उस चीज़ को झेल सकें। इंसान को सबसे बड़ा क्या होता है कि उसको चीज़ों को झेलना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत सीधी नहीं होती है, लाइफ में हर चीज़ें आती है हमारी। तो इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, अपने दिमाग को सिखा देना चाहिए कि ज़िंदगी ऐसी ही है और हम इसी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हम उसको खुशी से बिताएंगे। तो इसी बात पे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना देखते हैं। आप लोग ईमानदारी से के साथ जो है 100% दीजिए अपने एग्ज़ाम में, और ये मेरा मानना है कि आपका होगा एग्ज़ाम में, और हम यहाँ पे जो करवा रहे हैं इसको भी आप साथ में साथ देखते चलिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें हो गई, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करिए, और जो लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम को और ज़्यादा हम धार दे सके, ये हमारी यहाँ पे कोशिश है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या है, वर्ष 2007-8 में निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था। प्रश्न है आपका, वर्ष 2007-8 में निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, डी स्विट्जरलैंड, सी चीन। तो आपका उत्तर क्या है, सी। वर्ष 2007-8 में भारतीय आयात में चीन का हिस्सा सर्वाधिक था। चलिए ये क्वेश्चन, तो अब आपको ये बताना है कि आज के टाइम पे 2021-22, 2022-23, मेनली 2022-23 और 23-24 में हमारा जो है किस देश के साथ में सर्वाधिक आयात होता है। हमें ये चीज़ें देखनी है आज के करंट के टाइम पे, आपको ये चीज़ जाकर के सर्च करनी है, ठीक है। आगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको जो है इनको करंट के साथ में अपडेट करते हुए चलना है हमारे साथ, ठीक है। और अभी ये हमारी क्लास खत्म होने के बाद में आप तुरंत जाइए, चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए कि ये चीज़ें हमें यहाँ से जो है देखनी है, और वो जा करके आप एक बारी सर्च करके देखिए, डेफिनेटली आपके काम में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाली है, ठीक है। तो एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था। ऑप्शन है आपका ए एशिया तथा आसियान, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा, डी दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। आपका उत्तर क्या है, ऑप्शन है ए एशिया तथा आसियान। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कथन बेस्ड है, वो क्या है, कथन ए है हमारा, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी, ठीक। अब उसका कारण दिया गया है, कथन का कारण है, कारण क्या है, वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य $140 प्रति बैरल से घटकर $30 प्रति बैरल रह गया था, ठीक है। और नीचे कूट दिया गया है, कूट क्या है, पहला कूट है हमारा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही है और आर जो है
पहले का सही स्पष्टीकरण देता है। इसका मतलब ये है, बी ऑप्शन है हमारा, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका मतलब है, देखिए कथन वाले क्वेश्चंस आजकल यूपी पीसीएस में, आरओ में हर जगह इन क्वेश्चंस की भरमार हो गई। अब तो यूपीएससी में भी कथन वाले क्वेश्चंस जो है भर भर के आने लग गए हैं। तो हमें ना कथन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़ के देखेंगे और इनको ऑप्शंस को सही से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको सॉल्व करने की ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। मतलब कि ये अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन इसका आपस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, इससे इसकी जो है कोई व्याख्या नहीं होती है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है और ये गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए वाला गलत है, आर सही है। और आपका ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका बी। बी क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण क्या है इसका? ठीक है, कारण क्या इन्होंने बताया है? अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, गरीब, ये गरीब है, गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, हमारा कथन क्या था? भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, दो के दोनों कुपोषित हैं। दूसरा क्या है? अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नीचे का कूट क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। और इसका हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये प्रॉपर कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रख के जब एग्जाम में चलते हैं तो आपके कई क्वेश्चंस उससे भी सही होते हैं। और अगर आप अलर्ट नहीं है तो आपसे जो है सिली मिस्टेक्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं भी आता रहेगा तो भी उसने अगर देखा होगा तो जो अमीर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें भी बीमारियां होती हैं, उनमें भी वो नरिशमेंट पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाता, वो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम ऐसे भी सोचेंगे तो हाँ, अमीर भी हैं कुपोषित, ऐसा नहीं है कि वो अमीर हैं तो कुपोषित नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे इतने फास्ट फूड है। गरीब क्या है, उसके पास उस 500-500 100-100 500-500 रुपए के जो पिज़्ज़ा बर्गर आते हैं वो खाने का उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो बेचारा उस वजह से नहीं खा पाता है। और उसके पास जो है एक हेल्दी डाइट लेने का पैसा भी नहीं है, तो उसको क्या है कि किसी भी वक्त की एक रोटी मिल जाए, सही तरीके से थोड़ा पेट भर जाए, कैसा भी खाना मिल जाए, तो उस वजह से वो कुपोषित है। उसके शरीर को पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं। और अमीर के साथ क्या है, उसके पास पैसा ज़्यादा है तो उसको जो है नॉर्मल खाने में टेस्ट नहीं आता है और वो जो है वो ज़्यादा टेस्टी खाना खाना चाहता है। तो इस वजह से दो के दोनों में ही कुपोषण की मात्रा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ए भी सही है और आर जो आपका ऑप्शन था वो भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? ए लखनऊ में, बी जबलपुर में, सी कानपुर में, डी नई दिल्ली में। आपका उत्तर है यहाँ पे सी, कानपुर में। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है, जो स्टैटिक प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? कानपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। ठीक है, हम किसी बीज का, किसी सीड का परीक्षण क्यों करते हैं? उसके ऑप्शन है शुद्धता, जमाव, नमी की मात्रा, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? उपरोक्त सभी। ठीक, नमी की भी मात्रा देखेंगे, उसकी जमाव की वो कैसे ग्रो होगा सही से कि नहीं ग्रो होगा, ये सारी चीज़ों को, हर चीज़ को हम उसमें देखेंगे, इसलिए हम बीज परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। ठीक, 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बी ऑप्शन है
898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन सी है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ऑप्शन डी है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और आपका उत्तर है ऑप्शन बी 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो इसमें आपका उत्तर है बी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 898 है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 933 से कम है। हमारा राष्ट्रीय औसत क्या था उस टाइम पे? 933। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है आपका ग्रीन ईंधन उपयोग से। ऑप्शन बी है आपका ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने से। ऑप्शन सी है आपका पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन डी है आपका ग्रीन कोर्टों न्यायालयों के सृजन से। तो आपका इसमें उत्तर है ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको कहीं लिखा दिख जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये जो है आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के शब्दबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सॉरी, ये गलत हो गया है, ये संदर्भ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, संदर्भ। सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग मेरी राइटिंग पे ज़्यादा मत जाइए, लेकिन समझ में आ ही जाएगा। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है ए, ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है। बी, पुरुष साक्षरता दर 68.8% है। सी ऑप्शन है जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। डी ऑप्शन है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और इसमें उत्तर क्या सही है आपका? ऑप्शन सी, जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है। ठीक, इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कथन दिए गए हैं दो। कथन है ए, भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है, और इसका कारण क्या दिया गया है? ऑप्शन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत नगर हैं। ठीक, कथन क्या था? भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। उसका कारण क्या बताया गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत नगर हैं। अब हमें बताना है कि इसका कारण सही है कि नहीं। ठीक, ऑप्शन है ए आपका कूट ए है। ए कूट में क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला है और कूट आपका बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, एंड ऑप्शन डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। और आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। बी क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत, अब इसमें क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में के अंतर्गत जो एक लक्ष्य रखा गया था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। क्या है हमारा लक्षित वर्ष? 2055, 2060, 2065, 2070। और आपका ऑप्शन क्या है? 2070। वैसे भी आप सबको मालूम हो तो दुनिया जो है, हालांकि हमारी जो ये अगली जनगणना थी वो आ नहीं पाई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार में ये है कि हमारी जो है जनसंख्या इंडिया की दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले देश हम बन चुके हैं। इसके बाद अब चाइना हमसे पीछे चला गया है, तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के खुशी मना ही सकते हैं कि चाइना अब हमसे किसी मामले में पीछे हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन
क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन। ठीक है, पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा है तटीय उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु। और इस कूट में सही कूट आपको चुनना है। कूट क्या है? ऑप्शन ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 2 तथा 3, डी 1 तथा 4। और आपका उत्तर क्या है? डी 1 तथा 4। पहला गंगा यमुना दोआब, देखिए गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु। ठीक, यह है आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी उपजाऊ जमीन है, तो वहाँ कहीं पे जमीन होती है तो वहाँ बस्ती भी ज़्यादा बढ़ती है, लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों से आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? ठीक, प्रश्न है जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? पहला है ए 29, बी 30, सी 31, डी 32। आपका उत्तर क्या है? सी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता क्रम 31वां स्थान है। ठीक, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.27% है। ठीक है, 31वां स्थान का मतलब यहाँ पे जैसे ये है कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया, सारे राज्यों को मिला लिया, तो उस पे जो है किस नंबर पे हमारा जो है उत्तर प्रदेश आता है, तो वो इसका नंबर वो बताया गया है, तो 31वां स्थान है हमारा वहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई पहले स्थान पे होगा, कोई दूसरे स्थान पे होगा। ठीक, आपको अभी का भी बताना है। ठीक है, आप इसको चेक करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इसी कड़ी में। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। ठीक, सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या कहाँ पे है दक्षिण एशिया में? ए ऑप्शन है भूटान, बी भारत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। और आपका उत्तर क्या है? डी श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका, जहां पे हमारे राम जी ने चढ़ाई करी थी और जो है अभी हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो ये वही श्रीलंका है। ठीक है, और वृद्ध जनसंख्या देखिए इंडिया जो है, इंडिया में अभी जो युवा लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम पे। ठीक है, हम भी एक टाइम के बाद जो है बुढ़े हो जाएंगे और फिर हमारी भी जो है जनसंख्या की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। ठीक है, जिसको सरकार कोशिश करती है कि इसको सही तरीके से स्किल्ड करके, इनको जो है कुछ ऐसे चीज़ें सिखा करके इनको जो है हमारे राष्ट्र के विकास में जो है सीधे तौर पर लगाया जा सके। ठीक है, इससे क्योंकि जो युवा होती है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और उसमें जो है प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, प्रोडक्शन इन द सेंस की जो है उत्पादन करने की क्षमता, देश को जो है आगे बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। ठीक, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। ए आर्थिक सुरक्षा द्वारा, बी खाद्य सुरक्षा द्वारा, सी शिशु सुरक्षा द्वारा, डी सामाजिक सुरक्षा द्वारा। ठीक, और आपका उत्तर क्या है? डी सामाजिक सुरक्षा द्वारा। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब किसी को जो 80% जनसंख्या उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ठीक, ये है इसका मतलब। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? ठीक, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, प्रश्न है दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देखिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ए 1 बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। ठीक, कूट क्या है आपको घटते हुए क्रम में बताना है। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, थोड़ा सा मुझे हो सकता है कंफ्यूजन हो। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या है? कूट है ए पहले दूसरा तीसरा पहला एवं चौथा इस क्रम में, बी तीसरा दूसरा 1 और 4, सी 2 1 4 3, डी 4 2 3 एवं 1। और हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन है बी। बी में क्या है? पहले नंबर पे, सबसे निचले नंबर पे तीसरा पाकिस्तान, फिर दूसरा भारत, फिर पहला बांग्लादेश, फिर
कौन सा है? चौथा, श्रीलंका। इस ऑप्शन में हम गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबको देखते रहिए आप। अगला प्रश्न इसी कड़ी में हमारा कथन है। कथन क्या है? भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। ठीक, और इसका कारण क्या बताया गया है कि भारतीय नगर कम नियोजित हैं। कथन क्या था? भारत में नगरीकरण का स्तर चीन की अपेक्षा में बहुत कम है, और इसका जो है कारण बताया गया कि भारतीय नगर कम नियोजित है, और आपको सही इसमें जो है इसके कारण और कथन के संबंध को बताना है। और नीचे कूट दिया गया है। कूट क्या है? ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन है आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। और आपका उत्तर है ऑप्शन बी। बी क्या है? ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी वजह से ये चीज नहीं है। ठीक है, उसका सही स्पष्टीकरण नहीं देता है वो। हमारे नगर कम नियोजित तो हैं, लेकिन उसकी वजह से चीन से कम जो है शहरीकरण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन सी दमन एवं दीव, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी दादर एवं नागर हवेली। आपको क्या करना है? आपको जाकर ये चेक करना है इसी आंसर को आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्या ये सही है आज के टाइम पे भी, या इसकी जगह इसका स्थान किसी और जो है केंद्र शासित प्रदेश ने ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपका ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। ठीक, ये थोड़ी सी कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गई हमसे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से पूरे क्रम में ही बता रही हूँ, तो आप उसी क्रम में उसको जो है ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ अटपटी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती हैं, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक के लिए याद हो जाए। हम हर चीज़ को नेगेटिव लेके हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या हमारा ऑप्शन था बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? उत्तर क्या है आपका? सी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बताना है कि अभी किस राज्य ने जो है कास्ट सेंसस किया था, जातियों के बेस पे सर्वेक्षण किया था, वो कौन सा राज्य था? वो है आपका बिहार। ये आपके प्रश्न में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है इस प्रश्न के। ठीक है, बिहार ने किया था ऐसा, और आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल के बारे में जानना चाहिए कि हाँ किसी और राज्य ने किया है अभी तक इस चीज़ को कि नहीं किया है, या पहला राज्य कौन था या पहला राज्य है। ये सारी चीज़ों को आपको एक बारी रिवाइज करके जाना चाहिए। ये न्यूज़ में, करंट की न्यूज़ में बना हुआ क्वेश्चन था जो कास्ट सेंसस बिहार ने करवाया था। बहुत ज़्यादा कई दिनों तक लगातार न्यूज़ में रहा था, और सेंटर ने भी इस चीज़ को कहा कि हम भी ऐसा करवा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर देख करके जाना चाहिए, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कथन है। कथन क्या है? कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। आपका कारण क्या है? बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। कथन क्या था? कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। आपका कारण क्या बताया गया था? बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। आगे इसमें कूट दिया गया है, हमें सही कूट का उत्तर, सही कूट को का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है,
ये प्रश्न को देख लीजिए आप। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। ठीक, जो हम कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें क्या है, हम उसको रेलवे के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या बताया गया था कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। जो हमारे पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी का वही कुछ कुछ हल्का समेट लीजिए उसमें, तो ये सारे जो, और उसके भी ऊपर चले जाइए तो पश्चिमोत्तर वाले जो सारे राज्य हैं वहाँ पे ये कोयल पहुँचाने का प्रमुख साधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है? पहला ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर, डी वन। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए ऑप्शन क्या है इसमें, सी, उत्तर क्या है, सी महासागर। अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि जैसे मरुस्थल हो गया, आज के टाइम पे कहीं पे जो है मान लीजिए कि जगह है लंबे टाइम तक वहाँ पे ज़्यादा मतलब सूर्य का एक्सपोजर हुआ या और चीज़ें हुई या वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो सकता है। उस मरुस्थल को थोड़ा सा हम चेंज करके किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर्वत क्या है, इरोजन हो सकता है, उसमें मतलब कि चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत लंबे टाइम में आता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम में परिवर्तित होता है। वन में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, कल को कट गए, फिर कहीं और ज़्यादा पेड़ हो गए, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन महासागर क्या है, वो अपनी जगह पे है और बहुत लंबे समय से स्थिर है। ठीक है, इसमें इसीलिए इसको हम अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कह रहे हैं कि वहाँ की जो जैव विविधता है और सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्थायी हैं। उनमें कम ज़्यादा तो हालांकि होते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा में कम होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम और देख ले रहे हैं, बाकी फिर आप जो है फ्री हो जाएंगे इससे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अधिपादन मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका ए कोणधारी वनों में, ऑप्शन बी मॉनसून वनों में, ऑप्शन सी सवाना वनस्थली में, ऑप्शन डी विषुवतीय वनों में। ठीक है, और उत्तर क्या है आपका, उत्तर है आपका डी विषुवतीय वनों में। अधिपादक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, जो विषुवतीय वन होते हैं हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए यहीं तक था, मुझे लगा एक क्वेश्चन और था, कोई नहीं, हम अगर कुछ भी छूटा होगा, कुछ भी बचा होगा, हम उसको आगे की क्लासेस में कवर करते रहेंगे और हम कंटिन्यूअसली इस चीज़ को लेकर के आते रहेंगे। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी दिन बचे हैं आप लोग अपने आप से जो है ये क्वेश्चन करके अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, इसको जो है दीजिए 100%, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर आप इस चीज़ में लगातार लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई एक दिन का खेल नहीं होती हैं, और ये भी नहीं है कि आप कई सालों से नहीं कर रहे हैं, अभी आप कुछ टाइम से कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो बने रहिए इस चीज़ में, करते रहिए, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और हमारे चैनल को आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड लाइक करिए। आगे की श्रृंखला में हम और भी चीज़ों को लेकर के आते रहेंगे। अभी आपके आरओ का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसकी श्रृंखला में बहुत सी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। पीसीएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हम उसकी भी श्रृंखला में कई चीज़ों को चला रहे हैं। तो आप चीज़ों को देखते रहिए, रिवाइज़ करिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, और हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।